नमस्कार किसान भाइयों आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं आपने। और मैं भी आज गया था अपने आलू की फसल में, देखा मैंने। तो आजकल जो एक कॉमन समस्या देखी गई है कि बहुत सारे पौधे सिकुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आलू की फसल में। यानी कि पौधे आखिर सिकुड़ते क्यों हैं, इसका आप लोग क्वेश्चन जानना चाहते हैं। क्या इसका ट्रीटमेंट है? जनरली सामान्य भाषा में किसान भाई कहते हैं कि ये वायरस है और वायरस वाला पौधा है और इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो आखिर पौधे सिकुड़ते क्यों हैं? सिकुड़ने वाला पौधा क्या वायरस है या कुछ और है? क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है? इन बातों की चर्चा या इन बातों का आपको जवाब देंगे और उसका इलाज भी बताएंगे किसान भाइयों। इसके साथ साथ किसान भाइयों, पिछला वीडियो जो हमने 35 से 40 दिन पर आलू की देखभाल का दिया था, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, वीडियो बड़ा ना हो जाए, तो उनका भी थोड़ा सा आज समाधान बताएंगे। जैसे कि सिंचाई के बारे में हम आपको बता चुके हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता चुके हैं, बेसल डोज के बारे में बता चुके हैं। अब हम ये बात करेंगे कि भाई जिस तरह से शुरुआती दिनों में पौधे को पोषण की आवश्यकता होती है, उसमें कितना पोषण उसको देना चाहिए जिससे कि आपकी फसल बेहतरीन हो, आपके नंबर ऑफ ट्यूबर्स ज़्यादा बने और गुणवत्तापूर्ण बने। इसके लिए किसान भाइयों, जिस तरह से हम आजकल जो समस्या आ रही है कि शुरुआती दिनों में ही जैसे ही पौधा बनकर के तैयार होता है, उस पर 3-4 पत्तियां आती हैं और वो पत्तियां जो है सिकुड़ा हुआ पौधा आपको दिखाई देता है। तो ये आखिर क्या है? अगर इस तरह के पौधे आपके खेत में ज़्यादा हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है समस्या गंभीर है, और ऐसी कंडीशन वाले पौधे निश्चित रूप से ही पैदावार को प्रभावित करेंगे किसान भाइयों। इसके साथ साथ किसान भाइयों और क्या संभावनाएं हैं, इन सब पर बात करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो पौधा सिकुड़ता हुआ दिखाई देता है, जिस पर पत्ते सिकुड़ते हुए दिखाई जाते हैं, उसको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो वो पौधे जो नीचे से निकले, अंकुरित हुए और अंकुरण होने के साथ साथ ही वो ठिठुरे हुए से, सिकुड़े हुए से बड़े होते हुए चले गए, और पौधा बड़े होने के बाद भी ठिठुरा सिकुड़ा सा दिखाई दे रहा है। वो आगे फिर उसकी ग्रोथ रुक गई और वो वहीं के वहीं ठिठुरा सा दिखाई दे रहा है। एक तो वो पौधे हैं। दूसरे टाइप के जो पौधे होंगे वो किसान भाई ऐसे होंगे जो स्वस्थ पौधा निकल के आया, बाद में जो पत्तियां स्वस्थ आ रही थी लेकिन पीछे की जो पत्तियां थी निचली, वो सिकुड़ती, ठिठुरती और सूखती चली जा रही, अंततः पौधा मरने के कगार पे या सूखता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दूसरा टाइप है किसान भाइयों। क्या है, तीनों के बारे में फिर से मैं आपको डिस्कशन देने वाला हूं। और तीसरा जो टाइप है वो इस तरह का हुआ किसान भाइयों, जिसमें पौधा ठीक से निकलता है, बाद में जो है पत्तियां कुछ जो है सिकुड़ती हुई नजर आती हैं और कुछ जो है पत्तियां जो है सही होती हुई, यानी नई पत्ती सही आती है लेकिन कुछ पत्तियां धीरे धीरे करके सिकुड़ती हैं इस तरह से, और चारों तरफ से जो है पौधा धीरे धीरे करके सिकुड़ने लगता है और पीला पड़ने लगता है और लास्ट में वो समाप्त हो जाता है। ये 3 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला टाइप किसान भाइयों। पहला वाला टाइप था कि पौधा जैसे ही अंदर से निकला और वो सिकुड़ता हुआ ही निकला, ठिठुरा हुआ, और जैसे जैसे समय बीतता गया वो और ठिठुरा सा रह गया, न उसमें ग्रोथ हो रही है न पौधा मर रहा है। लेकिन अंदर अगर आप उखाड़ के देखेंगे तो उसकी जड़ भी स्वस्थ होगी और उसके अंदर ट्यूबर्स भी दिखाई देंगे। परंतु किसान भाइयों, ऐसे पौधे बीज के अंदर वायरस होने की वजह से इस तरह के आते हैं, और बीज में वायरस के कारण कई हो सकते हैं। पुराना बीज हो सकता है, या इन्फेक्टेड जमीन में से आकर के दूसरी जगह लगाया हुआ बीज हो सकता है, या फिर जो है कई बार चला हुआ बीज भी हो सकता है। तो वो यानी कि वो वायरस ग्रसित सीड है। ऐसे पौधे को उखाड़ के फेंकना उचित होता है। अगर ऐसे पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके खेत में हैं तो फिर उसका किसान भाइयों जड़ से ऊपर से बिल्कुल उसको काट देना चाहिए और उस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या अन्य जो है कुछ स्प्रे बताएंगे आपको, उनको वो किया जाता है। तो ऐसे पौधों को बिल्कुल जमीन के सतह से थोड़ा सा ऊपर से काट देना चाहिए। दोबारा से फूटेगा तो दोबारा से देखते हैं कि अगर वो वायरस होगा तो जो है पौधे को उखाड़ना ही उचित है। और इस तरह के ज़्यादा नहीं होते वायरस ग्रसित, ऐसा तो होता नहीं कि सारा सीड वायरस होता है। ऐसे पौधे 2-4 ही हो सकते हैं जो जन्मजात वायरस हो, सीड खराब हो। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं किसान भाइयों कि पौधा जो है स्वस्थ निकलता है, आने वाली पत्तियां भी जो है स्वस्थ रहती हैं, और लेकिन पिछली पत्तियां जो है सिकुड़ती चली जाती हैं, ठिठुरती चली जाती हैं, और फिर पत्ता धीरे धीरे वो जो है सूखने लगता है और पौधा मर जाता है।
इसमें आप इसको उखाड़ के देखेंगे, इसके तने को भी देखेंगे तो भूरे रंग का तना आपको दिखाई देगा और अंदर जड़ें जो है इन्फेक्टेड दिखाई देंगी। ऐसे जितने भी पौधे होंगे उनमें 100% श्योर जड़ें इन्फेक्टेड होंगी, यानी तो जड़ गलन हो सकता है, तना गलन हो सकता है, या जड़ें बनी नहीं हो। उसका कारण, इसके कारण पे भी जाएं तो ये ज़्यादातर हम ज़्यादा गीली मिट्टी में बुवाई कर देते हैं, यानी कि ज़्यादा नमी होने पर बुवाई करें। और धान के खेतों में या बाजरा के खेतों में इस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिली हैं। इस बार जो आपका प्रश्न है कि बहुत सारे खेतों में ये समस्या है, उसका कारण है कि नमी ज़्यादा नमी के अंदर ही बहुत सारे किसान भाइयों ने बुवाई कर दी थी और वो उसका जो है कारण बन रहा है कि इन्फेक्टेड या तो जड़ें हैं या फिर जो है इस बार किसान भाइयों मौसम का जो डिफरेंस है तापमान का, वो भी दिन में काफ़ी गर्म हो जाता है और रात को काफ़ी ठंडा हो जाता है। ऐसे डिफरेंशियल तापमान में फंगस और बैक्टीरिया अटैक दोनों एक साथ अटैक करते हैं। तो जो तीसरा वाला जो सिस्टम है वो ये है किसान भाइयों के पौधे की जो है पत्तियां जो है पहले स्वस्थ आती है लेकिन बाद में वो पूरी तरह सिकुड़ती चली जाती हैं। आप ऐसे पौधे की पत्तियों को तोड़ करके सूर्य के प्रकाश की ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके पीछे छोटे छोटे अंडे से एफिड्स या कीट दिखाई देंगे। तो ये जो तीसरा जो टाइप है वो कीटों की वजह से ऐसा होता है। और ज्यादातर जब जितनी आपकी फसल है उसमें ज्यादातर अगर पौधे इस तरह के दिखाई दे रहे हैं सिकुड़े हुए, तो आप समझ लें आपके पौधों पर मौसम की वजह से फंगस और कीट दोनों का ही अटैक हुआ है। हालांकि ये फंगस वो नहीं है कि जैसे कि पुराना वाला जो बहुत भयंकर वाला फंगस आता था, अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट आता हो, ये अलग टाइप का एक फंगस है जो सिर्फ अभी पत्तों तक ही सीमित है। उसके बाद ये तने में और जड़ में भी इफेक्ट डालता है, लेकिन अभी शुरुआती स्टेज है। पहले 35-40 दिन पर अगर इस तरह का आपको दिखाई देता है तो इमीडिएट आपको उपाय करने की आवश्यकता है किसान भाइयों। अब किसान भाइयों तीनों टाइप आपको मैंने बता दी। पहली टाइप जो बीज जनित रोग है, वायरस जनित रोग है, उसके पत्तों को आप देखेंगे तो पत्ते ऐसे चटकने लगते हैं जैसे कि वो सूखे पत्ते हों, तो वो एक अलग पहचान है। तो ऐसे पत्तों का केवल कोई उपाय नहीं है, इस पर ज्यादा दवाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बता दूं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आधे से ज्यादा पत्ते पूरे खेत में इस तरह के हों। एक दो पौधा जो है ऐसा हो सकता है, आधे से ज्यादा पौधे ऐसा नहीं हो सकते, क्योंकि वायरस सारे बीजों में संभव नहीं है कि सारा ही बीज खराब हो। और अगर आप किसान भाइयों जितने भी किसान भैया यथासंभव अच्छे बीज का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा कारण होता है कि आपने उपयुक्त तरीके से यानी सही तरीके से बीज का उपचार नहीं किया हो। अगर बीज भी संक्रमित है और अच्छी तरह से उपचार किया है आपने बीज का, तब भी इतनी बड़ी संख्या में जो है बीज जनित रोग आपको दिखाई नहीं देगा। अगर किसान भाइयों ऊपर से ही कोई फंगस का अटैक है तो उसका इलाज है, आप उसको जो है दवाइयों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। दूसरी और तीसरी दोनों ही अवस्थाओं को हम जो है ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक कॉमन उपाय आपको बता देता हूं। उसके लिए किसान भाइयों आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर ज्यादा इफेक्टिव है पौधा तो उसको मिट्टी के ऊपर से थोड़ा सा आप काट दें, क्योंकि भाई ज्यादा मात्रा में और एक दो ही पौधे ऐसे हैं तो उखाड़ के फेंकना ही उचित है, उसमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और उसको जला देना या गाड़ देना ठीक होता है, फेंकना ठीक नहीं होता, क्योंकि इस तरह के पौधे संक्रमण जो है शुरुआती दिनों में, क्योंकि ऊपर से फंगस और कीट का संक्रमण धीरे धीरे करके अन्य पौधों में भी फैलता है। शुरुआत में एक दो पौधे दिखाई देंगे, फिर 4-6 और फिर बहुत बड़ी मात्रा में पौधों का संक्रमण बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका तुरंत उपाय करना है। सबसे पहले किसान भाइयों अगर कुछ कम ही पौधे हैं तो काटना उचित रहेगा। पौधे अगर संख्या बढ़ रही है तो उस पर एक बढ़िया क्वालिटी का इंसेक्टिसाइड, एक बढ़िया क्वालिटी का फंगिसाइड और एक प्लांट ग्रोथ एनहेंसर मतलब उसको बढ़ाने वाला, उसको ताकत देने वाला बूस्टर जिसको कहेंगे, वो देने की आवश्यकता है। अब किसान भाइयों क्या लेंगे आप, तो मेरी तरफ से आप किसान भाइयों अगर हम सबसे पहले बढ़िया इंसेक्टिसाइड की बात करें तो वैसे में थायोमिथेक्सिम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, मैं इसको ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ। आप थायोमिथेक्सिम ले सकते हैं और थायोमिथेक्सिम 25% फॉर्म में आता है, जो है WG फॉर्म में। ये 500 ग्राम प्रति एकड़ जो है इसमें दानेदार आते हैं, इसको आप घोल करके और इसका स्प्रे कर सकते हैं। एक ही बार में सारे ले सकते हैं आप जो है। इसके अलावा दूसरा आप फंगिसाइड जो लेंगे तो थोड़ा बेहतरीन क्वालिटी का फंगिसाइड लेंगे। इसमें जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, जो अभी हमने करवाया है किसानों से और उसके सही रिजल्ट आए हैं, वो आपका कैप्टा सुपर है। और ये कैप्टा सुपर को आपको इसमें टेबुकोनाजोल इसमें 6.7% है और कैप्टान यानी कि जो टाटा की ताकत में आता है 26.9% जो है WYW ऐसी फॉर्मुलेशन में है, ये बेहतरीन काम कर रहा है। इसको भी आप जो है
500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा किसान भाइयों, अभी ये जापानी टेक्नोलॉजी का एनहेंसर आया है, इसके रिजल्ट भी ठीक ठाक देखने को मिले। अभी हमने मिर्ची और टमाटर के पौधों में कुछ किसान भाइयों को इसका उपयोग करने की सलाह दी थी, तो उनके पूरी तरह से स्वस्थ दिए गए। आलू की फसल अब आ रही है, अब हम कुछ किसान भाइयों को दे चुके हैं, उनके भी रिजल्ट बता रहे हैं वो कि ठीक आ रहे हैं, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मिडोरी हर्बल ग्रोथ एनहेंसर है और इसको भी आप ये जापानी टेक्नोलॉजी पर यूज किया हुआ है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरी तरफ से किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं है किसान भाइयों, आप इनके स्थान पर जो है बायोविटा वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं और जो है लिक्विड सागर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जैसा भी चाहे वैसा प्रयोग कर लें, लेकिन एक अच्छा फंगीसाइड और इसके अलावा इंसेक्टिसाइड में इमिडाक्लोप्रिड हम बहुत पहले से भी यूज करते आ रहे हैं। 70.8% जो आता है उसका 100 ml वो ले ले, उसके साथ दूसरा फिप्रोनिल ले लें 5% में 250 ml, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो मैंने जो दवाइयों के नाम, फंगीसाइड में आप टाटा की ताकत आती है, उसको भी आप ले सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़, और कम से कम 150 लीटर पानी में पौधे को पूरी तरह से तरबतर करने के बाद आपको इसको छोड़ देना है। तो उसके बाद आप ये सिंचाई से पूर्व या सिंचाई के बाद कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इसका आप जो है अगर प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर इंसेक्ट जनित डिसीज है या जड़ गलन की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसमें जरूर लाभ होगा। अब एक कंडीशन और मैं बताने वाला हूं किसान भाइयों कि जिन किसान भाइयों के खेत में चेचक, जिसको आप चेचक कहते हैं, वो आती है, या जड़ गलन बहुत जल्दी आ जाती है, तना गलन बहुत जल्दी आती है, उसकी वजह से भी ये पौधे सिकुड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसे किसान भाई पहले पानी के साथ ही बोर्डो मिक्सचर का 1% सॉल्यूशन बना के उसको घोल के साथ चला सकते हैं। आज मैंने अपने यहाँ चलवाया किसान भाइयों, मैं गया था, मैं थोड़ा सा टाइम नहीं था, नहीं तो मैं वहां पे वीडियो बनाता। आप बोर्डो मिक्सचर कैसे बनाएंगे, आप ले लीजिए 500 ग्राम आप बढ़िया क्वालिटी का कॉपर सल्फेट ले लीजिए, जिसको नीला थोथा भी बोलते हैं। अच्छी क्वालिटी का मैं लाया था, वो 350 रुपये किलो आया था। ये आपके अलग अलग स्थान पर अलग अलग रेट हो सकते हैं, 200 से लेकर के 300 350 रुपये किलो का हो सकता है। वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का था, जिसका लैब में यूज होता है, इसलिए वो महंगा था। आपको यहाँ सस्ता भी मिल सकता है। और उतनी ही मात्रा में किसान भाइयों आप चूना ले सकते हैं, और चूना लेकर के दोनों बराबर बराबर मात्रा में आप मिक्स करेंगे पानी के अंदर, दोनों का अलग अलग घोल बनाएंगे और दोनों घोलों को मिक्स करके ड्रॉप बाय ड्रॉप आप खेत में चलाएंगे। 500 से 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ आपको इसको चलाना है, स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे के लिए क्योंकि किसान भाई इसमें पीएच जांचना होता है और हर किसान भाई पर पीएच जांच करने का तरीका नहीं होता। अगर आप कोई भी किसान भाई जानते हैं, पढ़े लिखे और आपके पास पीएच मीटर है, तो 7 पीएच करने के बाद आप इसके 1% घोल का स्प्रे भी कर सकते हैं। आप बूंद बूंद करके इसको एक बार अभी चला लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमने आपको और भी उपाय बताए। ट्राइकोडर्मा भी आपको बताया था कि उसका भी प्रयोग करना है, अगर वो भी किया है तो क्योंकि 500 से 600 मिलीलीटर बता रहा हूं, तो उस ट्राइकोडर्मा या बिवेरिया बेसियाना या आपने फ्लोरोसेंस का यूज किया है, जो मैंने सूडोमोनास फ्लोरोसेंस बताया था, तो उसको भी कोई नेगेटिव प्रभाव उस पर नहीं डालेगा ये। तो आप इस तरह से मिट्टी के अंदर चला सकते हैं इसको, और मिट्टी के अंदर चलाने के बाद एक बार अभी चलाइए और एक बार और जब ट्यूबर्स बन जाएंगे तब चलाना है आपको। 2 बार कम से कम चलाना है, तो चेचक पे भी इसका इफेक्ट कम पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि चेचक का जो बैक्टीरिया है वो भी इससे कॉपर सल्फेट से मर जाता है। तो वो मैंने आप चेचक वाले पूरे वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में ठीक से बताया हुआ है। इस समय जैसे 25, 30, 40 दिन की फसल होती है, आलू का ट्यूबर्स में वाइट रूट जैसे बनने लगती हैं, तो वो चेचक अपने जूस पोर्ट से बाहर निकलता है, सक्रिय होने लगता है, तो उस समय कॉपर सल्फेट के कारण वो तुरंत मर जाता है। तो यहाँ पर भी आपकी फसल में फायदा होगा। तो इस तरह से किसान भाइयों आप 30 से 40 दिन पर अपनी फसल का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, सिकुड़ने वाले पत्तों को समाप्त कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।